हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा एनसीईआरटीज़ के बारे में। आज की हमारी वीडियो है। एनसीईआरटीज़ पढ़नी है आपको, बहुत ज़रूरी है। आईएएस बनना चाहते हैं तो बिना एनसीईआरटीज़ के तो आप एज आईएएस बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटीज़ आपका फर्स्ट स्टेप है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आईएएस बन यूपीएससी की तैयारी में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि सभी एनसीईआरटीज़ आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, सभी एनसीईआरटीज़ के अच्छे से नोट्स बने होने चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ एनसीईआरटीज़ ऐसी भी हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर एनसीईआरटीज़ ऐसी हैं जो आपको एक बार देखनी है, उसके बाद आपको नहीं पढ़नी ज़्यादा। देखने से मेरा मतलब ये है कि एक बार आपको उसके अच्छे से उसको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको कहीं अपनी रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उन एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली हमने सभी एनसीईआरटीज़ 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद आने लगेंगी। ज़्यादातर एनसीईआरटी जो 6 टू 10 की हैं वो ऐसी हैं कि वो कहानी आपको लगेगी पढ़ते पढ़ते, आपको लगेगा आप कहानी ही पढ़ रहे हो। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। कहीं आपको लगेगा कुछ नोट डाउन करने वाला तो कर लीजिएगा। मैं भी आपको बता चलूँगा कौन सी एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना उसमें क्या उसमें है जो आपको नोट्स वगैरह बनाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि पता चली गया कि एनसीईआरटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटीज में भी कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में सभी किताबें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटीज फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ एनसीईआरटीज ऐसी हैं जो आपको बस एक बार पढ़नी है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। आगे जो फिर आपको कुछ जो मान लीजिए 6, 7, 8 में आपने कुछ पढ़ लिया है, वो आपको फिर 11th 12th में दोबारा पढ़ना है। तो ताकि 11th 12th वाली जल्दी से समझ आ जाए, इसलिए सिर्फ आपको 6, 7, 8 वाली पढ़नी है और उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो फिंगर टिप्स पर आपको 11th 12th वाली ही होनी चाहिए, 6, 7 वाली नहीं। ठीक है, चलिए। तो कुछ किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं क्या है, कौन सी पढ़नी है। सभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कितनी पढ़नी है ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक एनसीईआरटी है, उसमें आपको सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है कुछ एक एनसीईआरटी में। वो सब चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंसान थे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की पुरानी 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ने में लगे हुए हैं। अब कोई उनसे पूछे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रीलिम्स में तो कुछ आता नहीं है, मेंस में भी 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ज़्यादातर जनरल क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके लिए वो आप किसी कोचिंग के नोट्स या कोई समरी जो मिलती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, कोई समरी वगैरह मार्केट से लेकर के या कोई क्रिस्पी नोट्स वगैरह लेकर के आप वो क्वेश्चन आराम से कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं। उसके लिए आप 4 मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो कौन सी पढ़नी, कितनी पढ़नी, है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैसे पढ़नी है। सभी एनसीईआरटीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं। कुछ एनसीईआरटीज़ ऐसी हैं वो इतनी बल्की हैं कि उनके नोट्स आप बना ही नहीं सकते। उनके नोट्स बनाने बैठेंगे तो बुक से ज़्यादा बल्कि तो नोट्स हो जाएंगे। तो क्या करोगे ऐसे एनसीईआरटी के, ऐसे एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो उनको वो टॉपिक उस एनसीईआरटी से निकालो। ठीक है, और उसको मिस कंटेंट निकाल कर अपने क्वेश्चन में डालो। ठीक है, तो इस तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने में भी है कि नहीं, किस एनसीईआरटी के कितने नोट्स बनाने हैं वो भी मैं ही आपको बताऊंगा, कैसे बनाने हैं ये भी मैं ही आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, अगर आपने वो काम नहीं किया, अगर आपने एक काम नहीं किया, क्या कि आपने अपनी तैयारी जो स्टार्ट की वो एनसीईआरटी से ही आपको स्टार्ट करनी है। और अगर आपने स्टार्टिंग में तैयारी एनसीईआरटी से कर तो दी है लेकिन अच्छे से नहीं की, ऊपर ऊपर ही देख कर दिया, तो आपको बाद में रोना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी जो हैं ज़्यादातर एनसीईआरटी जो हैं वो हम सिर्फ 1 या 2 बार ही स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते। उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स पा जाते हैं। तो एनसीईआरटी के लिए ना तो हमारे पास टाइम होता है, एनसीईआरटी के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो क्या होता है, बाद में फिर पछताना पड़ता है, हमें रोना पड़ता है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनका प्रीलिम्स इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं किया होता। तो पहले ही जब आप तैयारी स्टार्ट करें उस टाइम पे एनसीईआरटी पे फोकस आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमें कौन सी एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन है 6 to 10th वाली, दूसरा सेक्शन है 11 to 12th वाली। ठीक है, 6 to 10th वाली जो इनकी आपको कैजुअल रीडिंग करनी है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि यही सब चीज़ें आगे रिपीट होने वाली हैं।
यही सब चीज़ आगे रिपीट होने वाली है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहीं पे आपको टर्म्स वगैरह अगर मिले, आपको लगता है कुछ समझ नहीं आ रही, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से इनको पढ़ लीजिए ध्यान से लेकर के, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए, आपके दिमाग से रह जाए। देख लीजिए, बेसिकली आपको कहानी की तरह ही लगेंगी ज़्यादातर चीज़ें, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको कहानी की तरह ही लगेंगी। कहानी चल रही है, उसने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, कहीं इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट आता है या फैक्ट आता है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप PYQs कर रहे हैं और आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, सिलेबस आपको पता है, तो अगर कोई ऐसी फैक्ट या कंसेप्ट अगर कोई आप आएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो आपको पता चल जाएगा और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कहीं पर रजिस्टर में। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 2 4 5 10 पेजेस में आपका काम हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, 2 3 दिन में सारी एनसीईआरटी अगर आप कंटिन्यूसली कर पाएंगे तो 4 5 एनसीईआरटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, मजाक मजाक में हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अगला जो हमारा आती है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, वो हमारी आती है 11th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं और 12th क्लास में 2 एनसीईआरटीज हैं। जो 11th क्लास की पहली एनसीईआरटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। ठीक है, 11th क्लास की दूसरी एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरीज, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है अगर इन चारों में देखा जाए तो। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ये भी आपको बहुत बार बार नहीं पढ़नी है, इसमें भी आपको एक बार पढ़ना है। और इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, 1947 से और एंड तक 1991 और उसके बाद तक या अर्ली 2000 तक, उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको सीक्वेंस वाइज उनका एक छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं, एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेना है, कब क्या हुआ था, कौन पीएम बना, कैसे हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा बना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में सबसे आंसर को सब्सटेंशिएट करने में हेल्प करेगा। दूसरा, ये एलिमिनेशन अप्रोच में आपको हेल्प करेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आती हैं कि वो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो आप गेस कर सकते हैं, अरे नहीं यार उस साल में तो वो पीएम था, उस साल में तो ये इंसिडेंट हुआ था, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा हो जाता ना, एलिमिनेशन अप्रोच तो यही है ना, हम गैस करते हैं कि हमें पता है क्या हुआ था, तो हम गैस कर लेंगे वो हुआ था तो ये नहीं होगा, ऐसे गैस करते हैं, यही होती है एलिमिनेशन अप्रोच। और ज़्यादातर एलिमिनेशन अप्रोच ठीक ही होती है, जो बच्चे लॉजिक अच्छा लगा सही लगाते हैं तो उस सब में ये काम आएगी। ये वाली आपकी एनसीईआरटी है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 11th 12th की सेकेंड एनसीईआरटी है। ये आपको आईआर में बहुत मदद करने वाली है, आईआर का बेस आपका इसी से बनने वाला है। जो भी बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज हैं, कंट्रीज हैं, उनके बारे में इसमें दिया हुआ है, बेसिस दिया हुआ है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा इससे। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 3 बार कम से कम पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप चाहें तो इसमें से अच्छे से नोट्स भी थोड़े थोड़े बना सकते हैं, कि आपको दोबारा कभी एनसीईआरटी कभी कोई कंफ्यूजन हो तो एनसीईआरटी में जाना ना पड़े, आप उस नोट्स में से देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, ये वाली एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। नोट्स बनाओ मत बनाओ आपकी मर्जी है, लेकिन ये एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही आते हैं इस एनसीईआरटी से, और मेंस में बहुत हेल्प करने वाली है। और यही एनसीईआरटी आपको आगे जाओ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो यही एनसीईआरटी आपको बेस का काम करेगी, यही एनसीईआरटी आपका बेस बनेगी। पॉलिटिक्स की लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या डीडी बसु पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे या किसी कोचिंग में जाएंगे, तो यही एनसीईआरटी आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस हो गई, पॉलिटिकल एनसीईआरटी के बारे में मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी की एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है आपको? इकोनॉमी की एनसीईआरटी सबसे पहले तो आपको उठानी है 9th और 10th की एनसीईआरटी। आपको कैजुअल रीडिंग पढ़नी है, आपको थोड़ा सा बेसिक पता चल जाएगा 9th की एनसीईआरटी में। आगे मैं फिर कह रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो नहीं लग रही है आपको, आपने कभी नहीं सुना उसके बारे में, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, चिट लगा कर नोट्स बना वहाँ पे लिख सकते हैं, या किसी रजिस्टर में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी भी आपको कैजुअल रीडिंग ही करनी है, लाइट रीडिंग ही करनी है। ठीक है, इकोनॉमी के एनसीईआरटी वैसे भी हैं काफ़ी ईजी ही, हल्की। इकोनॉमी पॉलिटिकल एनसीईआरटी काफ़ी लाइट ही हैं। आगे जो आएंगे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तरफ, वो एनसीईआरटी काफ़ी बल्कि है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, चलिए, तो इकोनॉमी की 9th 10th की हो गई, कैजुअल रीडिंग आपको करनी है, एक बार देख लेना, आइडिया ले लेना है कि हम पढ़ने क्या वाले आगे। उसके बाद आते हैं 11th क्लास में।
11वीं क्लास की एनसीईआरटी आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। जितने भी आपके इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं उनको ये बिल्डअप कर देती है, ठीक है, जो कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। मेंस के लिए आपको एक अप्रोच जो यूपीएससी के पेपर में एग्जाम में लिखने के लिए जो अप्रोच चाहिए होती है वो आपको इस एनसीईआरटी से मिलेगी। अगर आपने ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप समझिएगा आपके सिर्फ इकोनॉमी के नहीं, हर सब्जेक्ट के आंसर्स में कहीं ना कुछ कमी रहेगी। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप ये एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसलिए ये एनसीईआरटी बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। इसको जितनी ज़्यादा बार पढ़ लेंगे आप उतना ही कम है। जब तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक इसको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। उसके बाद फिर 12th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं। माइक्रो इकोनॉमी, ये आपको नहीं पढ़नी है। इसमें बेसिकली इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई वगैरह ये सब चीज़ें वो दी हुई हैं, उनका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। हमारे लिए यूज़फुल है वो मैक्रो इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमी में भी इसकी भी लाइट रीडिंग करनी है आपको। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें डेटा और फैक्ट्स डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। वो डेटा आपको सारा छोड़ देना है। इसमें से आपको सिर्फ कंसेप्ट और टर्म्स दी हुई हैं वही पढ़नी है। बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, 2-3 घंटे में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी अगर इसको बैठेंगे आप पढ़ने। फिल्टर करना पड़ेगा आपको, वही पढ़ना है जो सिलेबस तो आपको पता ही है। जो टर्म्स दी हुई हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। आप चाहिए तो उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे तो उनके फिर आपको नोट्स बना लेने हैं, लिख लेना एक जगह पे। काम आएंगे आपको, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, ठीक है, और मेंस में भी आपको कहीं कहीं हेल्प करेंगे क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो यहीं से मिलेंगे आपको। समझ आ गया? तो इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी की भी एनसीईआरटीज भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की लगभग सभी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एनसीईआरटीज। बस इतना हो जाता है कि जैसे आप जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा वही आपको थोड़ा सा हैवी फॉर्म में 9th और 10th में पढ़ने को मिल जाता है। जो आपने 9th में पढ़ने को मिला वही फिर आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। जो आपने 10th में पढ़ा वही फिर आपको 12th में मिलेगा। ये तो हमें हर एनसीईआरटी के साथ होता है, लेकिन पढ़ना आपको सारा ही है। 6th to 10th की जो एनसीईआरटीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 6th to 10th की जो एनसीईआरटीज हैं वो हमें बेसिक टर्म्स के बारे में बताती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमें लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, मैप क्या होती है, आइसोहेलाइन, आइसोक्लाइन, ये सब टर्म्स हम पढ़ते हैं। ये सब टर्म्स हमें यहां समझाई जाती है विद डेफिनेशन, एग्जांपल दे करके। इन सब टर्म्स का यूज 11th और 12th में होना है। तो अगर आप 11th की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको टर्म्स ही इतनी आ जाएंगी, आप सर्च करते करते पागल हो जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि आप 6 to 12 10th की एनसीईआरटी पहले पढ़िए, उनको अच्छे से पढ़िए, इनके अच्छे से नोट्स भी बनाइए, क्योंकि बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं, इनके अच्छे से नोट्स भी बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर आप 11th 12th पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या पढ़ लिया, ये एकदम से मतलब ये टर्म आ गई, इसका मतलब क्या, चलो जल्दी से फोन उठाओ देखो, और एक बार फोन उठाया तो फिर तो बस हो गया काम, सत्यानाश, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। आपको रटना है, आपको नोट्स बनाने जैसे भी करना है, बाकी जब बार बार आप पढ़ेंगे तो याद तो हो ही जाती है, ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर 11th की आ जाती है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ये दोनों एनसीईआरटीज ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हैं। इस इन एनसीईआरटीज का एक छोटा छोटा टॉपिक भी एक पूरी वीडियो है। मैं ज्योग्राफी में तो खैर मैं वीडियो बनाता ही हूँ। आपको अगर ज्योग्राफी एनसीईआरटीज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर यूट्यूब पे मेरी एनसीईआरटीज देख सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक्स की। और एनसीईआरटी में जो भी कुछ है मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन नहीं मिस होनी चाहिए। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएगा वो बिटवीन द लाइन्स आएगा। वो अगर आपने सब कुछ एक एक वर्ड नहीं पढ़ा है, एक एक वर्ड ब्रेक करके एनालाइज करके नहीं पढ़ा है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने अपनी वीडियोज में की हुई है, एक एक वर्ड को ब्रेक किया है, एक एक पूरा जो अप्रोच यूपीएससी की होती है उसी अप्रोच से पूरे एनसीईआरटी को पढ़ाया है, ठीक है। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बल्कि भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए आपके एनसीईआरटी। इनके नोट्स बनाए तो ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो किताब ही आपको कम से कम 10-15 बार तो पढ़नी ही पड़ेगी किताबें, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटीज पे। 12th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन पीपल इकोनॉमी। इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोल देते हैं शॉर्ट में, इसको हम
इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोल देते हैं। ये दोनों एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनको जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड चीजें हैं। आगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाली हैं जो इनसे रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो वो चीजें समझने में आपको, आगे की चीजें समझने में आपको दिक्कत होगी। तो क्या हो करना है यहाँ पे, इनको भी अच्छे से पढ़ना तो है ही, लेकिन इनको ये तो आपके सिमुलेशन टिप्स होनी चाहिए, इनको अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ इनसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कंसेप्ट और जो थोड़े थोड़े नोट्स बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, ये किताबें ज़्यादा बल्कि है भी नहीं है दोनों, ठीक है। इनसे नोट्स बना लेने हैं, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिख लेनी है, जो इंसिडेंसेस हैं, कंसेप्ट हैं, फैक्ट्स वो लिख लेने हैं, ठीक है। और फिर आपको आगे जो है आगे वो चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा, क्या है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा क्या बात है कि ज्योग्राफी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ज्योग्राफी में या तो आपको 2-3 अलग अलग किताबें लेनी पड़ेंगी, और वो सभी किताबें बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, वो या तो सिलेबस कवर नहीं करती हैं या फालतू का चीज़ उन्होंने डाल रखी है। तो ज्योग्राफी अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपने ये एनसीईआरटी मिस कर दी, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी 6 to 12 मिस कर दी, उनको ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपको किसी कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाली एनसीईआरटीज है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक लाइन में पूरा का पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, और उस एक लाइन को ब्रेक डाउन करने के लिए पूरे पूरा कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ वीडियोस में, मुझे पता है, मैं समझा रहा हूँ वीडियोस में, मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। पढ़ी होंगे आपने, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और है, ज्योग्राफी में अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा कहीं डेप्थ में जाना है तो आप 6th 7th 8th की ऑल एनसीईआरटी भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्या है, जो आपने 6th 10th वो तो है ही, इसमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी दिया हुआ है, थोड़ा डेप्थ थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है हमारी, उसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी इससे बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपको जीसी लीओ पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 6th 7th 8th जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत हो जाएगी। प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है तीन किताबें। आप ये किताबें पढ़ते ही, जैसे ही आप ये तीनों किताबें खत्म करोगे, आप तुरंत बोलोगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा कहा किया जो आपने बता दिया, इन किताबों से तो हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है या मिली है। देखना, आप पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी भी हमारा हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया। ज्योग्राफी की तो सारी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, सारी पढ़ो जितनी बार हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सब्जेक्ट पे। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे, हमारा सबका फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ एनसीईआरटीज आपको बस एक बार देखनी है। हिस्ट्री की दो तरह की एनसीईआरटीज है, ओल्ड एनसीईआरटीज और न्यू एनसीईआरटीज। जो न्यू एनसीईआरटीज है 6 to 12 आपको एक बार पढ़ लेनी है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हर चीज़ के बारे में मिल जाए। ना नोट्स बनाने हैं, ना बहुत ज़्यादा खुद पे स्ट्रेन डालना है। एक बार कहानी की तरह स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ लेना है, क्योंकि ना तो उनसे कोई क्वेश्चन आने वाला है, ना उनसे आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है ओल्ड एनसीईआरटी से। तो बेसिकली 6 to 12 की न्यू एनसीईआरटीज है, उनको सिर्फ आप एक कैजुअल रीडिंग कर लीजिए, आइडिया मिल जाएगा कि इवेंट्स कैसे कैसे हुए थे, क्या इवेंट हुआ था, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ कैसे चला था, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता चला जाएगा कि ठीक है इंडस सिविलाइजेशन से लेकर 1947 तक क्या हुआ, एक क्रोनोलॉजी क्या है, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये 6 to 12 की एनसीईआरटी है। अब आप जब ये पढ़ेंगे तो एकदम से आपको ऐसा शौक नहीं लगने वाला होगा, भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है। जब आप ये आएंगे तो मैंने उल्टा लिख दिया, नीचे से स्टार्ट करते हैं। एंशंट के लिए आपको रमेश शर्मा, आर एस शर्मा पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी। मिडाइवल के लिए आपको सतीश चंद्रा पढ़नी है, मॉडर्न के लिए आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी है एनसीईआरटी। कुछ लोग मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा ना पढ़ के कोई और दूसरी किताब भी पढ़ लेते हैं, उनसे उनका हो भी जाता है, ठीक है, वो उनकी अपना वो है। लेकिन मैं अभी ये कहूँगा ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी, बाकी बाद में आपका जो मन करे वो पढ़ सकते हैं, ये तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। ये 3 एनसीईआरटी है। अब हिस्ट्री के बाद, हिस्ट्री का ही एक भाई ये आर्ट एंड कल्चर उस पर आना है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता रहा हूँ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक भाई साहब
पढ़े जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के एनसीईआरटी, क्वेश्चन 2 आने हैं। तो वही है, यहाँ पे आप न्यू भी पढ़ सकते हैं, यहाँ ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यू एनसीईआरटी की सिर्फ एक कैजुअल रीडिंग कर लें और किसी भी कोचिंग की या नोट्स की समरी ले लें उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी किसी कोचिंग के नोट्स से अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, कोई भी यूट्यूब पे क्लास वगैरह देखिए, उससे आप अपने जो आंसर वगैरह होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो इसका कोई काम है नहीं, मेंस में ही है, तो अपने आंसर सब्सटैंशिएट करने के लिए थोड़ा बहुत आप इधर उधर से मटेरियल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए पूरी की पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अब आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर में 2 ही एनसीईआरटी 11th और 12th की, नाम है उनका एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 फिंगर टिप्स होनी चाहिए, पार्ट 2 भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे चीज़ें आप सिलेबस जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा, कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस की नहीं है उनको आप फिल्टर ऑफ कर सकते हैं, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा एक किताब और आती है इंडिया फाइन आर्ट्स करके, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है, ठीक है। सीसीआरटी के नोट्स भी आते हैं, एक दो बहुत ही अच्छे राइटर्स की बुक्स भी आती हैं, वो बात की बात है, लेकिन पहले ये तो पढ़ें, ये तो आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, ये हो उसके बाद देखें आगे क्या करना है, ठीक है। हिस्ट्री में मुझे आपको एक बात और बतानी है, हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो मुझे आपको एक बात बतानी है। हिस्ट्री में कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। क्या कन्फ्यूजन रहती है? कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ऑल एनसीईआरटीज पढ़नी है। ऑब्वियसली हिस्ट्री में तो ऑल एनसीईआरटीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, यही है आपका पेनेशिया, आपका जो मोक्ष का द्वार है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप तमिलनाडु की बुक्स पढ़िए, तमिलनाडु की जो स्कूल बुक्स है, एनसीईआरटी है, वो बुक्स जो है, ठीक है। अब इसके बीच में कन्फ्यूजन रहती है, कुछ लोग दोनों ही पढ़ लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो पढ़िए। अगर आपने तमिलनाडु बुक्स पहले पढ़ी हुई हैं तो आप तमिलनाडु की ही बुक्स पढ़िए, अगर आपने एनसीईआरटीज पहले पढ़ी हुई हैं तो आप एनसीईआरटीज पे ही बुक पढ़िए, दोनों में सेम ही चीज़ है, दोनों से ही आपका हो जाएगा। मैं आपको बताऊं यहाँ पे 100% आपका किसी किताब से नहीं होने वाला, 100% होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको प्रीलिम्स में किसी सब्जेक्ट पे 100% हो रहा है तो समझ लेना आप खतरे में हो, ठीक है। 100% नहीं होना चाहिए। बेसिकली 10 में से 6-7 क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट में आपके सही हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी की पूरी एक किताब पढ़नी पड़ेगी और वो 3 तब भी सही नहीं होने वाले, तो उनके पीछे नहीं भागना है आपको, उन 6-7 क्वेश्चन के पीछे भागना है, 60-70% क्वेश्चन के पीछे भागना है बस, उससे ज़्यादा नहीं भागना, ठीक है। तो वो आप तमिलनाडु कर लीजिए चाहे एनसीईआरटी कर लीजिए, दोनों में ही कोई सी कर लीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। आगे ये क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, एक सोशियोलॉजी और एक साइंस। बात हम करें सोशियोलॉजी की तो ये मोस्ट अंडरएस्टिमेटेड एनसीईआरटीज है, इन बेचारी एनसीईआरटीज को कोई नहीं पढ़ता, जबकि ये आपकी सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। प्रीलिम्स में ये आपके काम नहीं आने वाली, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन मेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है। 9th to 12th 4 एनसीईआरटीज हैं, ये आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। और जब आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं, प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले, उससे पहले पहले एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, क्योंकि मेंस के बाद ये पढ़ने का आपको टाइम नहीं, प्रीलिम्स के बाद ये पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलने वाला, कतई भी नहीं मिलने वाला, लिख के ले लो, ठीक है। इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लेना, चाहे आपको लगे कि हाँ आपको समझ आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है, तो आपका बिना नोट्स के काम चल रहा है तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से इनको पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। ये आपको कैसे इंपॉर्टेंट करेगी, आपको मीन्स में हेल्प करेगी, और ये मत सोचना कि आपको इसे पेपर 1 में हेल्प करेगी सोसाइटी में, नहीं, पेपर 1 में तो है ही जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, वो तो करेगी ही करेगी। पेपर 2 में सोशल जस्टिस है, उसमें हेल्प करने वाली है। पेपर 3 में सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करने वाली है, ठीक है। और पेपर 4 में तो सोसाइटी की बहुत वैल्यू है, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज में बहुत हेल्प करने वाली है। तो सोसाइटी आपको, इनफैक्ट आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगी सोसाइटी के एनसीईआरटी, आपको जीएस के आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगी एनसीईआरटी की सोसाइटी के एनसीईआरटीज, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट कर लिया, इनको आप पहले ही मतलब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, जो आपके पास टाइम है। अब आ जाता है हमारा लास्ट सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट। साइंस की एनसीईआरटीज आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा,
क्यों चल जाएगा? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है अप्लाइड पूछता है, करंट से पूछता है, और करंट के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें सब कुछ एक्सप्लेन पहले ही किया होता है। ठीक है, तो आपको ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ है भी नहीं साइंस के एनसीईआरटीज में जो आपको उसमें एक्सप्लेन मिलेगा बहुत ज़रा। 9-10 के एनसीईआरटीज आप चाहे तो देख सकते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटे मोटे नोट्स बना सकते हैं 10-12-15 पेजेस के दोनों बुक से, अगर आप चाहें तो। ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके तैयारी पर नहीं डालने वाला। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो एक चीज़ है, वो है 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी। उस एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स है, लास्ट चैप्टर है, 4 लास्ट चैप्टर इकोलॉजी के, वो आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी समझिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है आगे जा करके। तो ये चैप्टर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर से बता रहा हूँ, 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर हैं इकोलॉजी। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको रट लेना है अच्छे से, 4 चैप्टर्स को बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़िए तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका ना पढ़ने भी नहीं रुकेगा, मेंस में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, बाय।